गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामाजिक समूह का जो प्राथमिक, द्वितीयक, अंतः समूह एवं बाह्य समूह है इसको देखेंगे। हमने अपने पहले के वीडियो में कुछ जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं उनको कंप्लीट कर लिया था, यानी कि हमने सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा देख लिया था और सामाजिक समूह की क्या विशेषताएं होती हैं इसको देख लिया था। उसके बाद से हमने जो है समूहों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है उसको देख लिया था। इसके बाद से हम अंतः समूह एवं बाह्य समूह को देखेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अंतः समूह एवं बाह्य समूह जो होता है वह क्या होता है। हम की भावना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण शमनर के द्वारा 1907 में फॉल्कवे नामक पुस्तक में किया गया है। कौन सी पुस्तक है? फॉल्कवे नामक पुस्तक। किनके द्वारा किया गया है? शमनर के द्वारा 1907 में प्रस्तुत किया गया है। आपने इस आधार पर दो प्रकार के समूह बताए हैं। पहला अंतः समूह एवं दूसरा जो होता है बाह्य समूह। अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। एक अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है। इसी भावना के कारण अंतः समूहों के सदस्यों में एकता दिखलाई पड़ती है। एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ तथा अन्य समूह को हीन मानते हैं। यानी जो अंतः समूह के सदस्य होते हैं वह अपने समूह को सबसे अच्छा मानते हैं और जो दूसरा समूह होता है उसको हीन मानते हैं। एक अंतः समूह के सदस्य अपने व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। हम बाह्य समूह पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में भी वह सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक अंतः समूह में होती हैं। अतः अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे से विपरीत विशेषताओं वाले समूह न होकर केवल हम की और वे की भावना पर आधारित होते हैं। केवल हम और वे की भावना पर जो होता है वह आधारित होता है। अतः समूह को, अंतः समूह को एवं बाह्य समूह का कोई निश्चित विस्तृत आकार नहीं होता है। यानी जो विशिष्ट आकार होता है वह अंतः समूह में एवं बाह्य समूह में कोई निश्चित नहीं होता है। एक अंतः समूह परिवार जितना छोटा एवं विश्व जितना बड़ा भी हो सकता है। जो अंतः समूह होता है वह परिवार जितना छोटा एवं विश्व जितना बड़ा भी हो सकता है। अतः समूह में वे सब लोग आ जाते हैं जिन्हें हम सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यानी सर्वनाम का मतलब आप समझ गए क्या होता है? नहीं, हम बता रहे हैं। सर्वनाम का मतलब होता है वे, जिसे हम वे के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं वह सभी बाह्य समूह में आ जाता है। अर्थात जिसे हम अपना कह सकते हैं, जैसे हमारा परिवार, कक्षा, कॉलेज, देश आदि हमारे लिए अंतः समूह है। जिन्हें हम अपना नहीं समझते हैं वह बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अतः समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ साधारणतः सहयोगी एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, द्वेष तक की भावना जो है पाई जाती है। विभिन्न राजनीतिक दलों में, श्रमिक संघों में एवं राष्ट्र में कई बार एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की जो भावना होती है वह दिखलाई पड़ती है। आर्गबोन एवं नीमकाफ का विचार है कि जो अंतः समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है। जो आर्गबन एवं नीमकाफ हैं वह कहते हैं कि
हमें अपने अंतः समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति एवं सहकारिता की भावना पाई जाती है, जबकि इसके विपरीत बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है। उनके प्रति भय, संदेह, घृणा आदि के भाव होते हैं। बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हम जो होता है वह व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी जो हम होते हैं वह व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस संदर्भ में रोबैक लिखते हैं कि समूह के सदस्यों को सदैव विशेष प्रकार से तथा अपमानजनक रूप से संबोधित किया जाता है। यानी जो रोबैक हैं वह क्या कहते हैं, रोबैक कहते हैं कि समूह के सदस्यों को सदैव विशेष प्रकार से तथा अपमानजनक रूप से संबोधित किया जाता है। रॉबर्ट बी स्टीर ने इस समूह के बारे में लिखा है कि अंतः समूह और बाह्य समूह कोई वास्तविक समूह नहीं है। एक व्यक्ति हम और वे सर्वनाम का प्रयोग करता हुआ इन्हें स्वयं बना लेता है। इन समूहों के संबंध में बीर स्टीर ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जो प्रथम है वह है कि अंतः समूह बाह्य समूह को दकियानूस और पिछड़ा हुआ समझता है। हमें अपने समूह के सदस्यों में अनेक अंतर दिखलाई पड़ते हैं, परंतु वहीं जो बाह्य समूह के सदस्य होते हैं या जो बाह्य समूह के सभी सदस्यों को हम समान मानकर चलते हैं। अतः समूह जो अंतः समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जबकि बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति हमारे जो व्यवहार होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। द्वितीय के या बाह्य समूह के काल्पनिक एवं वास्तविक खतरे के अंतः समूह में एकता एवं दृढ़ता हो जाती है। अगला है कार्यात्मक आधार पर व्यक्ति के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के समूह निर्मित हो जाते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने हुए समूह के माध्यम से होती है। नगरों में अनेक शिक्षण संस्थान होते हैं, व्यावसायिक संघ होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, क्लब होते हैं, संगीत मंडली होती है आदि दिखलाई पड़ते हैं। गिलीन एवं गिलीन विद्वानों ने इन समूहों को ऐच्छिक एवं अनैच्छिक समूह के रूप में समझाया है। सामाजिक संबंधों का जो आधार है यह समूह के वर्गीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ सामाजिक संबंधों की गहनता के आधार पर समूह को वर्गीकृत करने का प्रयत्न किया जाता है। इस दृष्टि से चार्ल्स कूले के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने यह संबंधों की घनिष्ठता के आधार पर प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। बाद के समाजशास्त्रियों ने सामाजिक समूह से विभिन्न विशेषताओं वाले समूह को दैत्यिक समूह के नाम से संबोधित किया है। अगला हम देखेंगे मैकाइवर एवं पेज ने हितों की पूर्ति, भूभाग, सदस्यों के समान व्यवहार, परिस्थिति या प्रतिष्ठा, आर्थिक स्तर, अवसर की विभिन्नता एवं शारीरिक लक्षण आदि के आधार पर या आदि को आधार मानकर समूह का व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनके वर्गीकरण के प्रमुख 3 आधार जो हैं वह इस प्रकार हैं। पहला, संयुक्त प्रादेशिक इकाइयाँ जैसे समुदाय, जनजाति, गांव, पड़ोस आदि। दूसरा, हित चेतन इकाइयों वाले समूह जिनका संगठन स्पष्ट नहीं होता है, जैसे अभिजात वर्ग, प्रतिस्पर्धा, भीड़ वर्ग आदि। तीसरा जो है वह है हित चेतन संगठन जिनका स्पष्ट और निश्चित संगठन होता है, जैसे पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह, क्लब आदि। जो प्राथमिक समूह हैं, अब हम इसको देखेंगे। प्राथमिक समूह को चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल
ऑर्गेनाइजेशन में 1919 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यानी जो चार्ल्स फूले हैं वह अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1919 में प्राथमिक समूह को या प्राथमिक समूह की अवधारणा को परिभाषित किया है। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स फूले ने लिखा है कि जो प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषताओं या जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ सहचर्य और सहयोग के रूप में व्यक्त होती है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक हैं, परंतु मुख्यतः इस बात में है कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। घनिष्ठता सहचारी का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में व्यक्तियों का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिसमें प्रायः कई परियोजनाओं के लिए व्यक्ति का अपना हम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उसी प्रकार से सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मक कारण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम ही सर्वाधिक अभिव्यक्ति है। फूले की उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध तथा हम की भावना पाई जाती है या हम की भावना पाया जाना आवश्यक है। किंग्सले डेविस का कहना है कि कई बार आमने सामने के संबंधों के पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता है। किंग्सले डेविस ने बताया है कि एक सिपाही अपने अफसर के सामने झुकता है, उसे सलाम करता है। इनके बीच आमने सामने के संबंध होते हुए भी यह संबंध प्राथमिक संबंध नहीं होकर यांत्रिक संबंध होते हैं। ऐसे ही आलोचना फैरिस ने भी की है। वे कहते हैं कि न्यायालय में अपराधी, न्यायाधीश, वकील और गवाह आमने सामने होते हैं, किंतु उन्हें प्राथमिक संबंधी नहीं कहा जा सकता है। डेविस का मत है कि हम की भावना तो बड़े बड़े दैत्य समूहों में भी पाया जाता है, अतः इन विशेषताओं के आधार पर किसी समूह को प्राथमिक समूह कैसे कहा जा सकता है। यहाँ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो फूले ने प्राथमिक समूह की दो विशेषताओं के अलावा अन्य विशेषताओं पर भी जोर दिया है। उदाहरण के रूप में आपने संबंधों की संपूर्णता, संबंधों की अवधि, संबंधों की घनिष्ठता तथा व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिक समूह की आवश्यकता या आवश्यक विशेषताओं के रूप में माना है। यहाँ कोजर एवं रोजन वर्ग का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने बतलाया है कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार आदि प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएं हैं। सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना एवं ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण नहीं हो सकता है। दोस्तों, आगे की जो परिभाषा है इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।